आज हम 6 क्लास की सामाजिक विषय का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का अर्थ होता है, जो हमारे लेसन का नाम है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो पहले मानव शिकार करते थे, तो शिकार से लेकर भोजन उत्पादन तक यानी कि भोजन को तैयार करने तक वो उनका जीवन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला ही टॉपिक है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव के लिए लिखा है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि इधर उधर क्यों घूमते थे आरंभिक मानव। तो आरंभिक मानव अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। और एक ही जगह फल तो मिलेंगे नहीं, फल को ढूंढने के लिए जानवर एक ही जगह रुकता नहीं है, तो उस जानवर के पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो 20 लाख साल पहले जो मानव था, जो शिकार करता था, उसे हम आज आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। वो भोजन को संग्रह करते थे और किस प्रकार संग्रह करते थे उस आधार पर उनका नाम आखेटक खाद्य संग्राहक रखा गया। ये दूसरा प्रश्न हो सकता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहले अनाज उगाना तो आता नहीं था ना, तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी पेड़ों के लगे फूल या फिर जड़ें या फिर अनाज या पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करके खाया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब नीचे हम कारण पढ़ेंगे, कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, है ना। एक ही स्थान पर रहकर वो बस भोजन ही करेंगे, उनका शिकार करेंगे तो सारे जानवर भी समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता है। जानवर भी एक जगह तो नहीं टिकता ना। जो घास खाते वो घास खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं और शिकारी उन जानवरों को शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण है यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। यानी कुछ पेड़ ऐसे उगे होंगे जो गर्मियों के ऋतु में फल देते हैं, कुछ सर्दियों और कुछ वर्षा ऋतु में। तो वह सारे पेड़ एक ही जगह पर तो होंगे नहीं, अलग अलग जगह होंगे, तो अलग अलग जगह पर उन फलों को ढूंढने के लिए जाते थे। और चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। अगर कुछ नदी और जिसके किनारे है और उसका पानी सिर्फ बारिश के समय मिलता है तो उन्हें पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर तो जाना ही होगा। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। और पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं, और वे आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं तो उन्हें कुछ वस्तुएं मिली है जो निर्माण और उपयोग में की गई है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। पहले इन्हीं के औजार बनते थे, पत्थर, लकड़ी और हड्डियाँ। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। लकड़ी के औजार तो कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाती है, खराब हो गई। और हड्डियाँ जानवर खा जाते हैं जंगली,
मांसाहारी जानवर। और पत्थर बचे हुए, पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए जाते थे जो अलग अलग काम आते थे। जैसे कुछ हथियार फल फूल काटने के लिए, कुछ हथियार हड्डी और मांस काटने के लिए तथा कुछ पेड़ों के छाल और कुछ जानवरों की खाल को उतारने के लिए काम किए जाते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। लकड़ियों के ऊपरी भाग पर मुट्ठे यानी कि तीर का जैसा ऐसा निशान होता है, वो ऐसा बना के भाले के रूप में उपयोग किया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां काटने के लिए भी अलग औजार बनाए जाते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और लकड़ियों का उपयोग ईंधन यानी कि आग जलाने वगैरह और झोपड़ी बनाने तथा औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ नीचे 2 चित्र दिए गए। ये वाला हथियार ये पेड़ है और इसकी जड़ निकालने के लिए किया जाता है। और ये वाला हथियार जो है ये खाल उतारने के लिए, जानवर की खाल उतारने के लिए किया गया है। रहने की जगह निर्धारित करना। अब रहने के लिए जगह भी लोगों को निर्धारित करनी पड़ती थी पहले के लोगों को। तो वो क्या करते थे, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे चित्र दिया है, ये भारत का मैप है। उसमें जो लाल फर्स्ट है त्रिकोण वाले पूरा पाषाणिक पूरा स्थल 1, 2 और 3, ये यहाँ पे खाद्य संग्राहक ज़्यादा रहते थे। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं और कई पुरस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे, या तो बहुत कम, जितने भी अंकित किए बहुत कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, यानी कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा रहते थे और वहीं पे पत्थर वगैरह भी मिल जाते थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये ऐसे चित्र मिले। लोग जो पहले के थे वो गुफाओं में रहते थे तो वहाँ चित्र भी बनाते थे जानवरों के। ऐसी गुफाएं। आग की खोज। अब आग की खोज कब कैसे हुई उसके बारे में बता रहा है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। वो मानचित्र पीछे है, उसमें कुरनूल गुफा ढूंढने को कहा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए किया गया होगा। इसमें कहा है कि जैसे कि आग का उपयोग 3 चीज़ों के लिए बताया। प्रकाश के लिए यानी रोशनी उजाला करने के लिए, मांस भूनने यानी कि पकाने के लिए, और जंगली जानवर जैसे शेर वगैरह है वो आग से डरते हैं, तो ऐसे जानवरों को खुद से दूर रखने के लिए प्रयोग किया गया होगा। बदलती जलवायु। अब जलवायु बदलती है ना समय समय पर, तो उसके बारे में लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी है जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। 12,000 सालों में जो जलवायु बदली है उसकी वजह से वो जानवर तो बढ़ गए जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, और वो मर गए जो जिन्हें मांस की और ऐसे ही एरिया की जरूरत ज़्यादा थी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए हैं और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जो जानवरों का शिकार करते थे आरंभिक मानव,
वो जानवरों के पीछे पीछे इस तरफ आ गया और उन्होंने देखा कि ये जानवर क्या घास खा रहे हैं, तो उन्होंने भी उन घास खाना वगैरह शुरू किया। तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि अनाज खाया जाता है, उसे किस प्रकार उगाया जाता है, उन्होंने पूरी उसकी जानकारी निकाली। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे और फिर उन्होंने सोचा कि चलो इन जानवरों को पाला जाए तो ये हमारे भोजन का स्रोत बन जाएंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी इनकी। इसके साथ साथ इनका मछली भी एक भोजन का बहुत बड़ा स्रोत था। वैसे भी वो नदी के किनारे, झीलों के किनारे रहते थे तो मछली आसानी से मिल जाती थी। अगला, मछली भी भोजन का बहुत बड़ा स्रोत बन गई थी इनका। फिर खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? जैसे इन लोगों ने पालने का विचार किया तो तभी से इनका पशुपालन भी हो गया था। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कि अनाज उगे हुए अपने आप प्राकृतिक रूप से उगे होंगे, लेकिन उन्होंने खाने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, संग्रहित करने के लिए बटोरा होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते हैं। यानी उनका समय सारणी पता लगाने की शुरू कर दी कि कब उगाया जाता है, कब पक कर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ता होगा, क्योंकि कुत्ता ही जल्दी बनता है। कुत्ता जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे होंगे। फिर उन्होंने घास डाली होगी और ऐसे जानवरों को अपनी ओर आकर्षित किया होगा। रोज खाने आते होंगे तो धीरे धीरे पालतू हो गए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। पहले तो घास देकर जानवरों को आकर्षित किया और उसके बाद उन्हें पालना शुरू कर दिया। देखा हम अध्याय ये वाले सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।